हाँ जी बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा डिजीज के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए सेम वही हेडिंग है, देखिए प्रोसीजर है, बेनिफिट है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और उसके बाद आसंस बताए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले अस्थमा का मीनिंग। अस्थमा क्या होता है? आपको पता है कि जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको अस्थमा बोलते हैं। तो क्या है? अस्थमा इज अ कॉमन लंग कंडीशन दैट कॉज द ओकेजनल ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, यानी कि जो हमारी ओकेजनल ब्रीथिंग होती है उसमें डिफिकल्टीज आ जाना। अस्थमा इज कॉज्ड बाय स्वेलिंग, कहते हैं इसका पीछे रीजन क्या है? कहते हैं स्वेलिंग आ जाना, किसमें? ऑफ द ब्रीथिंग ट्यूब्स, ट्यूब्स में, ब्रीथिंग ट्यूब्स में स्वेलिंग आ जाना। जो वो ब्रीथिंग ट्यूब्स काम क्या करती हैं? दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, जो हमारी लंग्स में है, हवा को लेके आने और लेके जाने का काम है, वो करती हैं। ठीक है, दिस मेक्स द ट्यूब हाईली सेंसिटिव। ठीक है, वो जो ब्रीथिंग ट्यूब्स होती है वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, सो दे टेम्परेरी नैरो। जो स्वेलिंग है वो उनको, ब्रीथिंग ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है, जिसके कारण है वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है, जब स्वेलिंग के कारण, अगर हमारी ब्रीथिंग ट्यूब का साइज ये है तो अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो नेचुरल साइज इतना रह जाएगा, जिसके कारण क्या है? हवा को आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो हमारे लंग्स को उतनी इनफ एयर नहीं मिल पाएगी, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो जिसमें क्या है, हमें सांस लेने की प्रॉब्लम आती है, तब जाके वो पर्सन है वो ऑक्सीजन का वो जो पंप होता है वो यूज करता है, जिसके जरिए को लंग्स में डायरेक्ट ऑक्सीजन है वो पहुंचाता है ज्यादा मात्रा में एक ही टाइम में। तो जिससे क्या है, जो नॉर्मल सिचुएशन है वो हो जाती है पर्सन की। ठीक है, तो अस्थमा का मीनिंग ओके हो गया आपको। उसके बाद है इसके कॉजेज। अस्थमा के कॉजेज क्या है? जनरल क्वेश्चन है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लिख सकते हैं, पोल्यूशन लिख सकते हैं, कोई एलर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, हेरिडिटी भी आ जाएगी इसमें, तो वो हो गए इसके कॉजेज। नेक्स्ट, आपने ये हेडिंग्स देके उनको प्रॉपर्ली डिफाइन कर देना है। रिस्क फैक्टर, अस्थमा आपको पता है सांस की प्रॉब्लम है, तो अगर हमारा सांस हमारी रुक जाए तो नेचुरली डेथ के चांसेस है वो बन सकते हैं, तो आप इस लाइन को रिस्क फैक्टर में लिख दोगे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा बताया, कोई जरूरत नहीं है, हमने वही क्राइटेरिया रखना है जो सारी डिजीज के लिए रखा है। हमने डिजीज का मीनिंग बता दिया, कॉजेज बता दिया, उसका रिस्क फैक्टर बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम अस्थमा के लिए कौन से आसन रिकमेंड करेंगे? तो देखिए यहाँ पे सुखासन है, चक्रासन है, गौमुख आसन है, पर्वतासन है, भुजंग आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, मत्स्य आसन है, बहुत सारे आसन बताए हैं। और मैंने आपको बोला है सिर्फ 3 ही आसन लर्न करने के लिए। पोस्चर आपको पहले ही बोल दिया गया है कि आपके माइंड में पोस्चर होने चाहिए। जैसे ही आप आसन के बारे में सोचो और आपके माइंड में पोस्चर आ गया, यू हैव टू राइट द प्रोसीजर। बेटा देखो, प्रोसीजर लिखने का सबका अपना ढंग होता है, कोई उस प्रोसीजर को 5 पॉइंट्स में खत्म कर देता है, कोई उसको 8 पॉइंट्स तक ले जाता है। ठीक है, तो मतलब है कि वो पोस्चर बनना चाहिए आपके प्रोसीजर में, जो स्टेप बाय स्टेप आप लिख रहे हो उससे पोस्चर वो बनना चाहिए जो आपने ऊपर आसन का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो दैट विल बी चेक्ड और मार्क्स आपको दिए जाएंगे उसके। ओके, उसके बाद आपने उसके 3 बेनिफिट्स लिख देने और एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है पॉइंट लिख देना, यानी कि तीनों आसन के लिए आप यही क्राइटेरिया फॉलो करोगे। तो नाउ उसके बाद आ जाएगी जो हमारी लास्ट डिजीज है, दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन हमारी, जब हमारा बीपी है हाई हो जाता है, ये नॉर्मल आपने सुना होगा कि बीपी की प्रॉब्लम है ना, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो उसको हम, जब बीपी हाई होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। क्योंकि जब बीपी लो होता है उसका इलाज है हम कर सकते हैं, कॉफी पी लेते हैं, अचार खा लेते हैं, नमक थोड़ा सा खा लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बीपी हमारा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर बीपी हाई हो जाए तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें डेथ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे टॉपिक कौन सा लिया गया है? हाइपरटेंशन का। अगर आपने बीपी हाई की बात करनी है तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीपी होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो उसके सामने क्या होती है? आर्टरीज होती हैं, तो वो आर्टरीज में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। ठीक है, जैसे ही हार्ट है पंप करेगा ब्लड को, तो जो ब्लड है वो आर्टरीज में जाएगा, और आर्टरीज ट्यूब्स होती हैं, जिस प्रेशर से वो ब्लड है आर्टरीज में एंटर करेगा, तो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है उस टाइम पे, जो प्रेशर पड़ रहा है दैट इज हाइपरटेंशन, वो हाई ब्लड प्रेशर के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, जब जरा हमारा हार्ट है वो रेस्ट पोजीशन में आता है, तब हमारा जो बीपी है वो फॉल होता है, गिरता है, यानी कि वो लोअर कंडीशन मानी जाएगी। आपने भी देखा है जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, बीपी आपका बताते हैं तो 2 डिजिट्स में बताते हैं, सेंटर में ऑब्लिक बताया होता है। जो फर्स्ट डिजिट होता है वो कंसिडर करता है आपके हाई बीपी का, और जो सेकंड डिजिट होता है वो आपका लो बीपी बताता है। ठीक है,
तो इन बातों को ध्यान में रख के हम इसको पढ़ेंगे। इसमें एमसीक्यूज में 1 मार्क के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है, कहते हैं ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ आवर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। जो मैंने बताया है कि जब ब्लड पंप करता है तो जो आर्टरीज के ऊपर है, आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ईच टाइम आवर हार्ट बीट्स, हमारा जितनी बार हार्ट बीट होता है वो इट पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज, वो हर बार है आर्टरीज में ब्लड है भेजता है, ठीक है। आवर ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट व्हेन आवर हार्ट बीट, जब हमारा हार्ट बीट करता है और ब्लड को पंप करता है तब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद जब हम बोलते हैं कि व्हेन आवर हार्ट इज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो बिटवीन द बीट्स आवर प्रेशर फॉल्स, ब्लड प्रेशर है वो फॉल्स होता है, गिरता है, ठीक है। तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन mm एंड Hg। उसमें यूनिट क्या है, ब्लड प्रेशर को कौन से यूनिट में माना जाता है, जैसे आप अपना वेट मेजर करते हो तो वो किलोग्राम्स में आता है, हाइट मेजर करते हो सेंटीमीटर मीटर्स में आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो बीपी है वो mm Hg में है, मेजर किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहते हैं रीडिंग ऑफ 120/80 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। एक पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे माना जाता है, जब 120/80 बताए डॉक्टर तो वो नॉर्मल है। इस डिजिट को आपने लर्न करना है, ठीक है। जब ये डिजिट में 120-140 तक पहुंच जाए या इससे हाईएस्ट पहुंच जाए, 80 से 90 में पहुंच जाए तो वो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो ये डिजिट दोनों आपने लर्न करने हैं एमसीक्यूज के लिए। आगे व्हेन द ब्लड प्रेशर, अंडरलाइन कीजिए, व्हेन द ब्लड प्रेशर बिकम एबनॉर्मली हाई, ठीक है, एबनॉर्मली तौर पे हाई हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। दिस इज द मेन आंसर, हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, उसके कारण क्या है, हार्ट अटैक होने के, हार्ट फेलियर होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ओके। उसके बाद क्या है, कॉजेज, उसके बाद उससे पहले देखिए टाइप्स लिखी हुई है कि हाइपरटेंशन की टाइप्स कितनी है, कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जब ये स्टार्ट ही होता है, सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई होना स्टार्ट होता है, इसमें क्या है कि पर्सन की कंडीशंस है वो पता नहीं लगती, ठीक है, कि किन रीजंस के कारण उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है उसके सिम्टम्स को, ठीक है। सेकेंडरी जब हम डॉक्टर रिकॉग्नाइज कर लेता है, पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि इन रीजंस की वजह से उसका हाइपरटेंशन है वो हो रहा है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका प्रॉपर्ली इलाज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद आगे जी रिस्क फैक्टर, लाइफ का रिस्क बहुत ज्यादा है, हार्ट फेलियर हो सकता है हमारा, तो वो एक लाइन में हमें लिख देंगे। उसके बाद कॉजेज देखिए, कॉजेज में क्या आ सकता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कब आती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो वीक होते जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा लोड है वो नहीं ले सकते, उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है वो हो सकता है, यूज ऑफ अल्कोहल टबाकू हो सकता है। तो जो आपको लगता है कि हाइपरटेंशन के रीजंस ये हो सकते हैं, यू कैन राइट और उनको 2 to 3 लाइन्स में एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी आसन। आसन में क्या है, ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, अर्ध चक्रासन, भुजंग आसन, कहते हैं शव आसन, ठीक है। बहुत सारे आसन है, यू हैव टू लर्न एंड 3 अकॉर्डिंग टू माई गाइडेंस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, आपने 3 आसन लर्न करने हैं, तीनों को आपने प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, उसका प्रोसीजर लिखना है। हर एक आसन का आप बताओगे कि हम ये 3 आसन है रिकमेंड करते हैं, और उसके लिए आपने उसका प्रोसीजर लिखना है, 3 बेनिफिट्स लिखने हैं, और उसके लास्ट में आपने 2 कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट दे देने हैं। एक आसन नहीं, तीनों को डिफाइन करना है आपने, तभी आपके 5 मार्क्स के लिए वो कंसिडर होगा। नाउ दीज आर द 4 डिजीज। आगे आपकी बैक पेन है, ये आपका टॉपिक है वो डिलीट है चैप्टर में से, ये आपने नहीं करना है। तो इस हिसाब से आपका यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि इस चैप्टर को आपने लर्न कैसे करना है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से बुक में रीड कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी फ्रीली, ओके।